नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बजट में टैक्स को लेकर जो खबरें होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि आप नौचंदी या सोनपुर के मेले में घूम रहे हैं, हाथ नीचे की जेब पर है कि नहीं कटे मगर जेब पीछे से कट गई। जब आप पीछे की जेब बचाने के लिए हाथ रखते हैं तो कोई ऊपर की जेब से निकाल लेता है। जैसे ही टैक्स की खबरें आती हैं, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सरकार ने यहाँ वहाँ टैक्स लगाकर और यहाँ वहाँ कुछ राहत देने का जो काम किया है, क्या उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी या सरकार की आमदनी बढ़ेगी? क्या इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा या सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा? पांचवा जरूरी पॉइंट है कि आय जो थमसी गई है, जो वेज बिल थमसे गए, जो लोगों की इनकम और आय बढ़ नहीं रही है। लगभग 6 साल से लोगों की इनकम एक जैसी प्रतीत हो रही है। वर्ष 2017 से 18, वित्तीय वर्ष 18 से 23 के बीच में जो स्वरोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रति माह। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो करीब करीब 7,400 कमाते हैं और जो मजदूर हैं वो 19,750 कमाते हैं। हमारी हमेशा से डिमांड रही है, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है कि 400 प्रतिदिन की न्यूनतम आय हर श्रेणी की होनी चाहिए। इस श्रेणी की जो आय है, मजदूरों की जो आय है, वो 400 रुपए प्रतिदिन पर फिक्स किया जाए। ये हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन असलियत यह है कि 0 से 20% टैक्स ब्रैकेट के अलावा किसी भी टैक्स देने वाले को कोई राहत नहीं है। और खास तौर से दिहाड़ी मजदूर, वो लोग जो शायद टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो गरीब और गुर्बत से जूझ रहे हैं, पिछले 6 सालों में जिनकी इनकम नहीं बढ़ी है, उनको कोई भी राहत, कोई भी रियायत नहीं दी गई है। नौकरी वाले हिसाब जोड़ने में लगे हैं कि टैक्स से 17,500 रुपया बचेगा, तो इस पैसे से क्या क्या करेंगे। फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां कहां जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। इतना ज्यादा पैसा बच गया है कि समझ नहीं पा रहे कि शेयर में लगाएं या सोना खरीद लें या फ्लैट खरीद लें, क्योंकि शेयर बाजार में मेहनत करने वाले लोगों के लिए यह बजट झटका लेकर आया है। आपने ठीक सुना, शेयर बाजार में जो लोग दिन भर लगे रहते हैं वे भी काफी मेहनत करते हैं। अब यह क्लास काफी बदल गया है। कोविड के बाद बड़ी संख्या में गांव, कस्बों और साधारण लोग शेयर मार्केट में आ गए, जिससे बाजार का आधार भी बड़ा होता चला गया, भीड़ ही बढ़ गई। हमारे पास डेटा तो नहीं है कि इसमें कम मात्रा में कौन है और ज्यादा मात्रा में कौन। बेशक एक तबका घोर पेशेवर और बड़े निवेशकों और खिलाड़ियों का है जो शेयर बाजार के मास्टर हैं, लेकिन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों में आम लोग भी हैं जो इसलिए शेयर बाजार की तरफ भागे कि बैंकों में ब्याज दर घटने लगा, कमाई बढ़ नहीं रही थी, तो अपना पैसा बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए शेयरों की तरफ भागे। अब सभी प्रकार के वित्तीय एसेट पर लॉन्ग टर्म टैक्स 12.5% कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले से शेयर बाजार के हर खिलाड़ी पर एक समान असर पड़ेगा, कहना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसे नए निवेशक या आम निवेशक इस बात से खुश होंगे? इस बजट में 1 साल बाद बेचे जाने वाले शेयरों से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अगर आपने शेयर खरीदने के 1 साल से पहले बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स अब 15 की जगह 20% देना पड़ेगा। ट्विटर पर ऐसे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। इनमें से कई लोग खुद को सरकार समर्थक बता रहे हैं, सरकार को कम्युनिस्ट लिख दे रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है किसी की कमाई कम होगी, हम भी समझते हैं, तो तुरंत अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से ट्विटर पर इंडेक्सेशन टैक्स की आलोचना हो रही है, उससे लगता है कि ट्विटर पर ऐसे लोग ज्यादा सक्रिय हैं जिन्होंने 2-3 फ्लैट खरीद रखे हैं, शेयर बाजार में काफी लगा दिया है और खाली वक्त में ट्वीट कर राष्ट्रवाद का परचम लहराते हैं। लेकिन उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए कि ये टैक्स भी तो उसी राष्ट्र के विकास के लिए है जिसके राष्ट्रवाद के नाम पर आप तूफान मचाए हुए हैं, हर गलत को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग गुस्से में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दे देंगे, बताइए। लेकिन दूसरी तरफ और भी एक दूसरा क्लास है जो कांग्रेस अगर ऐसा फैसला करती तो खुलकर आलोचना करते, लेकिन अभी वे मोदी जी की साइड में दिखना चाहते हैं, इसलिए ट्वीट कर रहे हैं कि 12.5% टैक्स लग तो रहा है मगर बहुत ज्यादा नहीं है।
इस तरह की भी बातें हो रही हैं। दरअसल अभी तक ये सरकार की तरफ से ये लोग जो नाराज हो गए हैं, किसी को ट्रोल करते थे, धमकाया करते थे कि आप राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं, अब सरकार को ही ट्रोल करने लगे हैं। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि इनका करना क्या है। तो ट्वीट देखिए, इग्नोर कीजिए और हंसिए। अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई, तब इन लोगों ने नहीं कहा कि उन्हें क्यों, हमें छूट दे दो। ये कॉर्पोरेट के लिए खुश हो रहे थे तब। ठीक है, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घट गया, टैक्स संग्रह में पर्सनल इनकम टैक्स का हिस्सा बढ़ता गया और कॉर्पोरेट का हिस्सा घटने लगा। इधर इसकी आलोचना काफी हुई, लेकिन सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में दी गई छूट वापस नहीं ली। तब भी नहीं ली, जबकि वो खुद मानती है कि इस टैक्स से कॉर्पोरेट का मुनाफा तो बढ़ गया, मगर कॉर्पोरेट ने नौकरी नहीं दी। लेकिन डंडा कहीं और चल गया। आम से लेकर खास निवेशक लपेटे में आ गए। पहले आदत लगाई जाती है कि यहाँ निवेश कीजिए, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ ज़्यादा कमाएंगे, बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, इंटरेस्ट मिलता नहीं, आपको शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहिए, वहीं कमाई है और टैक्स भी नहीं। सब दौड़े भागे गए उधर, सूरज देखना बंद कर दिए, लगे देखने सेंसेक्स। अब देखिए, बजट के बाद जोड़ते रहिए टैक्स। शुरू में ही टैक्स लगा होता तो आप नहीं जाते इस तरह भीड़ बनकर। इसे एक बात समझिए, आप हमेशा भीड़ की तरह हाके जाते हैं, हाके जाते रहेंगे। अगर रैलियों में हाके जाने से बच गए तो शेयर बाजार की तरफ हाँक दिए जाएंगे और वहां पर घेर लिए जाएंगे, तब आप पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जब भी कोई हाके तो सोचा कीजिए कि वहां पहुंचने के बाद हाँकने वाला आपके साथ क्या करेगा, और इसके लिए आपको हमेशा रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर देखना ही चाहिए। अब देखिए, एक और बात पर हंगामा मचा है। जो मकान आप खरीदते हैं, उसे कुछ साल बाद बेचते हैं, तो उसकी ओरिजिनल कीमत से मुद्रास्फीति यानी महंगाई दरों का हिसाब लगाकर माइनस कर दिया जाता था। तब जाकर 20% टैक्स लगता था। सरकार ने इतना सा किया है कि अब मुद्रास्फीति की दर माइनस नहीं की जाएगी, अब सीधा टैक्स लगेगा। जैसे 10 लाख का फ्लैट लिया और 20 लाख में बेचा, तो जो 10 लाख का फायदा हुआ उस पर 12.5% टैक्स दे दीजिए। जाहिर है, जो अपने फ्लैट में रहते हैं वो बेचने जाएंगे तो उन्हें कम फायदा होगा, टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। एक तर्क है कि इस फैसले से केवल वो क्लास नाराज है जो निवेश से बेशुमार दौलत बना रहा है, लेकिन सैलरी क्लास भी तो शेयर, सोना और मकान में निवेश करता है, उसकी कमाई तो बढ़ नहीं रही। आर्थिक सुरक्षा के लिए वो इन्हीं ठिकानों की तरफ जा रहा था, लेकिन अब उसे हर तरह के एसेट के कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना होगा। एक तर्क है कि सैलरी क्लास 30% टैक्स देता है, उससे भी ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन वहाँ भी तो अलग अलग स्लैब में अलग अलग टैक्स रेट हैं। सभी पर एक तरह का टैक्स रेट तो नहीं है। मुमकिन है कुछ लोग फ्लैट में निवेश करते हैं, बंद रखते हैं और बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं, ऐसे लोग होंगे। लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी कमाई एक फ्लैट में लगा देते हैं, फिर दूसरा फ्लैट भी खरीदते हैं कि कल बेचकर इससे कुछ कमा लेंगे या कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसका सामना कर लेंगे। क्या उन्हें भी यह टैक्स पसंद आएगा या उन पर यह भार पड़ना चाहिए था? तो इन दो पक्षों में जो कुछ लोग हैं जो निवेश करते हैं और कुछ लोग जो ज़रूरत के हिसाब से, निवेश के विकल्प के हिसाब से, साधारण लोग हैं, सैलरीड क्लास हैं, फ्लैट खरीदते हैं, दोनों के बीच संतुलन कहाँ ठहरता है उसे देखना होगा। LTCG और इस पर बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड प्रोवाइजो को सरकार ने रिमूव किया है, लेकिन थर्ड प्रोवाइजो सेकेंड प्रोवाइजो को रेफर करता है, तो उसकी एक बहुत विवेचना करनी पड़ेगी। लेकिन जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है वो ये है कि इंडेक्सेशन हटाया गया है, लोगों का ये मानना है। सोशल मीडिया और टीवी पर इस पर डिबेट चालू है। और अगर इंडेक्सेशन हटाया जाएगा तो अगर किसी का पुराना घर है और वो आज की तारीख में बेचे तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडेक्सेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये मिडिल क्लास पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आपने 10 लाख में घर खरीदा, अगर आप 50 लाख में कल तक बेचते तो आपको इंडेक्स वैल्यू माइनस जो सेल पर बेच रहे थे उस पर टैक्स देना पड़ता। आज आपको जो सेल पर कर रहे हैं और जिस वैल्यू पर वो था उस टाइम पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे काले धन में भी मुझे लगता है और कैश में भी, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं घर खरीदने पर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पर हम इस पर अपनी टिप्पणी इसलिए सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों प्रोवाइजो को पढ़कर एक डिटेल टिप्पणी आपको देंगे। कांग्रेस अभी तुरंत नहीं कहना चाहती, ठीक भी है कि तमाम प्रावधानों को देखने समझने के बाद ही कहा जाए।
यही हाल सोना खरीदने वालों पर है। जो लोग सोना खरीद रहे हैं, अगर 2 साल बाद बेचते हैं तो उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आप 2 साल से पहले बेचेंगे तो मामूली टैक्स। सोना खरीदकर 2 साल बाद बेचने के फैसले से तो आम लोग भी प्रभावित होंगे, उस पर जब टैक्स लगेगा। एक ऐसे वक्त में जब वे सोना गिरवी रखते हैं, सोना बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तुरंत ही बिक जाता है, तुरंत हाथ में पैसा आ जाता है, काफ़ी ज़रूरत में सोना बेचने जाते हैं, उन्हें शायद ये बात पसंद ना आए। इन सब बातों को लेकर ट्विटर पर लोग नाराज़ हैं। हमें नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, अमीर निवेशक हैं या ऐसे हैं जो अमीर निवेशकों के फायदे की बात करते हैं। लेकिन इस फैसले से मिडिल क्लास पर बुरा असर पड़ने वाला है। सोना, फ्लैट में निवेश के जरिए अमीर बनने या आर्थिक सुरक्षा के उसके सपनों पर प्रहार हुआ है। कमाई है नहीं, जो बचत के लिए सोना और फ्लैट रखा था उस पर टैक्स बढ़ गया तो मिडिल क्लास पसंद नहीं करेगा। IIM अहमदाबाद का एक अध्ययन है कि 2022 में नेशनल हाउस होल्ड सर्वे ऑफ गोल्ड कंजम्पशन किया गया। इससे पता चला कि भारत में जो 56% सोना है वो मिडिल इनकम ग्रुप के पास है। हर घर में किसी न किसी मात्रा में सोना है तो अब उसे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। घर घर में ये टैक्स लग गया है। लेकिन जब वह बड़े फैसले लेने के लिए मोदी जी की तारीफ करता है तो इस तरह के बड़े फैसलों पर भी सपोर्ट करेगा, ऐसा मेरा यकीन है। देखिए, 370 में तो कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 370 के होने से जम्मू कश्मीर राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में किसी भी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता हासिल नहीं थी। लेकिन इसका बवाल मचा दिया गया, बात चला दी गई कि बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट करदाताओं को राहत देने वाला है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। सैलरी वाले क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। ये न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए है। पहले नियम था कि 10 साल पुराने केस की फाइल नहीं खुलेगी। अब यह अवधि 5 साल तक कर दी गई है। बजट में कहा गया है कि कोई निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। साथ ही अब 6 साल से पुराने केस में सर्च नहीं की जा सकेगी। पहले इसकी समय सीमा 10 वर्ष थी। लोगों की मांग थी कि इंश्योरेंस महंगा हो गया है तो ATD के तहत इसके प्रीमियम पर जो छूट मिलती थी उसकी सीमा बढ़ा दीजिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा बजट में विदेशी कंपनियों पर टैक्स कम कर दिया गया है। 40 से 35% कर दिया गया ताकि विदेशों से पूंजी आए। अब यह मत पूछिएगा कि मोदी जी विदेश दौरे पर इसीलिए तो जा रहे थे। बताया जा रहा था कि इसीलिए जा रहे हैं कि विदेशी निवेश आए, तो आया नहीं क्या? जो विदेशी कंपनियों पर टैक्स घटा रहे हैं निवेश लाने के लिए, हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि जब टैक्स घटाकर ही विदेशी निवेश लाना था तो मोदी जी ने इतने दौरे क्यों किए। लेकिन ये सवाल अच्छा है। विदेश यात्राओं पर इतना खर्च हुआ, उससे प्रभावित होकर ना विदेशी कंपनियां आईं ना विदेशी निवेश, वह भी काफ़ी घट गया है। मुझे पता है आप आत्मनिर्भर भारत के अभियान में काफ़ी व्यस्त हैं, लोकल चीज़ें बना रहे हैं, फिर भी आप तक खुशी की यह खबर पहुंच गई होगी कि विदेशी कंपनियों का टैक्स कम कर दिया गया है। आप लोगों को चीन से लड़ने के लिए फुलझड़ियां थमा दी जाती हैं, लेकिन आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि चीन से कंपनियों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इसकी भी कोशिश की जानी चाहिए कि चीन से निवेश आए। वैसे भी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी सहायक कंपनियों के सहारे यहां काफ़ी जम चुकी हैं, तो ऐसी कंपनियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना पहले दे रही थी। लेकिन जो दूसरी कंपनियां आएंगी उनके लिए नई कालीन तो चाहिए। तो कंपनियों में ही देखिए कितने प्रकार के टैक्स हैं। जून 2024 की खबर है। RBI के अनुसार भारत में आने वाली शुद्ध FDI एक साल में 62% नीचे गिर गई, $10 अरब पर आ गई, जो 2007 के बाद सबसे कम है।
आत्मनिर्भर भारत में केवल यही नहीं है कि आप ही आत्मनिर्भर बन जाएं, बल्कि यह भी है कि चीन की कंपनी यहां आए, यहां सामान बनाए, यहां से निर्यात करे, टैक्स छूट का लाभ ले और बदले में हमें आत्मनिर्भर भी बना जाए। पिछले महीने अरविंद सुब्रमण्यन और जोश फिल्मन के इंडियन एक्सप्रेस के लेख में लिखा था, कैसे मोदीनोमिक्स विदेशी निवेश को आकर्षित करने में असफल रही है। विदेशी होने पर कितना स्वागत होता है, आप हैं कि विदेशी सोच से मुक्ति में लगा दिए गए हैं। औपनिवेशिक सोच के खिलाफ आपको संघर्ष करना है, ये बताया जाता है हिंदी नाम रखकर, सड़कों और गलियों के नाम बदलकर। जी से जॉर्ज की जगह जी से गुड्डू लिखवाने में आप लगा दिए गए हैं। शेयर बाजार का चेहरा देखकर भारत की इकोनॉमी का चेहरा गुलाबी बताने वाले आज गुलाब के कांटे की तरह नुकीले नजर आ रहे हैं। ये बजट गठबंधन के लिए था, वो साध लिया गया। अब देखिए कितने ही बजट में पूर्वोत्तर सुनाई देता था, इस बार पूर्वोदय आ गया, नया आइटम। और पता चला कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बजट में मात्र 8 करोड़ की वृद्धि हुई है। अभी हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, काफी कुछ निकल कर आएगा, बजट पर बातें होती रहेंगी। उन लेखों से सावधान रहिए जिनमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, 10 में 10 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे फ्रॉड हर बजट में इसी तरह के लेख लिखते हैं। 10 साल का लंबा दौर होता है, उसी से देख लीजिए। हर बजट में आपको राहत देने का दावा किया गया। आज आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, बस इतने से ही आप पता कर सकते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट कराने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।